Assalamualaikum, good evening everyone. Welcome to my new channel Love Spells Cheerful Hours। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी तक बोल सकते हो। तो बिना वक्त ज़ाय किए हम शुरू करते हैं कहानी तुम मिले तो हम बने पार्ट 5। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। इस तरह से प्रीत की बेहोश हो जाना सबकी परेशानी की वजह बन जाती है। सब परेशान हो जाते हैं उसके लिए कि आखिर इस स्टोरी को हुआ क्या है। वहाँ पे जो सारे गेस्ट वगैरह थे वो भी बहुत आपस में बात कर रहे थे, और उनमें से कुछ औरतें भी थे जो गेस्ट के तौर पे आए थे। वो आपस में बात कर रहे थे। लगभग 3-4 औरतें थे, थोड़ी सी बुजुर्ग थे। वो बोल रहे थे कि कहीं कोई कांड न कर दी ये छोरी, मंडप में जाने से पहले बेहोश हो गई, कहीं नतीजा तो पेट में ना आ गई। कुछ अलग तरीके से किस्म की बात कर रहे थे। और ये सारी बात जो प्रीत की फैमिली के कुछ मेंबर है वो सुन लेते और वो भड़क पड़ते कि ये कैसे कैसे बात कर रहे हो। एक तो छोरी की तबीयत ठीक नहीं है, बेहोश हो गई, आप कुछ अच्छे चीज़ें बताओगे, ये नहीं। देखिए, अगर इस तरीके की बात करनी है तो आप लोग जा सकते हो, थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें होती है। दूसरी ओर जैसे ही प्रीत को काउच में लिटाई जाती है, प्रीत की एक हाथ जो काउच के साइड से लटक रही थी। पता नहीं सांझ साइड पे खड़ी तो थी, उसे ये चीज़ बेहद बुरी लगती है। उसे वजह नहीं पता थी, उसे अच्छी नहीं लग रही थी। तो वो एकदम से क्या करती है, वो दो इंसान को साइड करती है और उसी साइड में आती है। लटकती हुई हाथ को अपनी हाथों पे थामती है और बड़ी प्यार से प्रीत की पेट के ऊपर रख देती है। पल्स को खुद चेक करती है तो देखती है थोड़ी सी स्लो चल रही है। वो समझ जाती है और बोलती है कि कोई डॉक्टर बुलाइए यहाँ पे, कब तक ये बेहोश रहेगी। और जगाने की कोशिश करिए ना, पानी ले आइए थोड़ी सी। तो कुछ लोग एकदम से जाके पानी ले आते, प्रीत की फेस पे थ्रो करती, पर उठने की कोई नामो निशान तक नहीं थी। सांझ को पता नहीं अजीब लग रही थी और वो बोलती कि कोई डॉक्टर बुलाओ। वो कितनी देर तक इंतज़ार करेंगे कि छोरी कब होश में आएगी। अरे कोई समझदारी से काम करो, जाके डॉक्टर बुलाओ। तो जो कुछ लड़के थे वो ऑलरेडी डॉक्टर बुलाने चले गए थे, और लगभग 10-15 मिनट में डॉक्टर भी आ जाते हैं। डॉक्टर अपने हिसाब से चेक वगैरह करते हैं और डॉक्टर ये बोलते हैं कि देखिए, छोरी बिल्कुल सही है, बस थोड़ी सी वीकनेस आ गई है बॉडी पे। शायद 3-4 दिन से कुछ नहीं खाया ये छोरी, आप लोग ध्यान नहीं रखे हो क्या। जैसे ये बोलती है, प्रीत की माँ की सर झुक जाती है। आखिर उनको पता तो थी वजह क्या है। प्रीत को ये शादी करनी नहीं थी। बार बार वो अपनी माँ से दरख्वास्त कर रही थी कि अपने पिताजी से बात करे कि उसको ये शादी करनी नहीं है, उसको आगे पढ़ाई करनी है। हालांकि उस गांव में लड़कियां उतनी ज़्यादा पढ़ाई कर नहीं पाती हैं, अगर बगावत पे उतर आओ तब जाके आज़ादी मिल सकती है। कुछ इस तरह की हालात थी। तो भला प्रीत को कैसे वो आज़ादी मिल सकती थी। और प्रीत थी अपने माँ बाप की दुलारी, लाडली भी बोल सकते हैं, और अपनी माँ बाप से बेहद प्यार करती भी है। तो बगावत की कोई सवाल ही नहीं पैदा उठती। प्रीत की माँ की सर झुक जाना शायद सांझ को समझ आ जाती है। तभी एकदम से जो प्रीत की ससुर होने वाले ससुराल में से कुछ लोग आते हैं और वो आके बोलती कि क्या बात है, मुहूर्त तो बीत ही जा रही है, अब ये छोरी उठेगी कि नहीं उठेगी, कुछ तो बोलो। तभी प्रीत की माँ जो माँ है वो बोलती कि थोड़ा सा वक्त दीजिए, वो होश में तो आए फिर जाके ना शादी का होगी। वहाँ पे जो सरपंच जी थे यानी सांझ के पिताजी, इन लोगों के तो सारा तामझाम हो चुके थे क्योंकि याश की शादी संपूर्ण हो चुके थे। ये लोग गेस्ट वहाँ पे थे, खाना वगैरह खा रहे थे। फिर पूरी चीज़ जब ये सोचते हैं तो पंडित जी से बात वगैरह करते हैं कि थोड़ी पीछा सकते हैं कि मुहूर्त को या शादी को थोड़ी देर और इंतज़ार करके अगर कर ले, क्योंकि छोरी की तबीयत ठीक नहीं है। तो बहुत सारे बात वगैरह करती है। तो पंडित जी बोलती कि मुहूर्त तो मैंने ना बनाई, कुंडली के हिसाब से और सारी चीज़ देख के ही मुहूर्त बनी जाती है। इसके लिए जो समय होती है, सही समय का ही हम उपयोग करते हैं। कुछ इस तरह से बात वगैरह हो रहे थे। जैसे ही डॉक्टर वगैरह आके एक इंजेक्शन लगा के जाते हैं प्रीत को और बोले जाते हैं कि जैसे ये होश में आए इसको खाना खिलाया जाए।
लगभग आधे घंटे तक ये सारे तामझाम होते हैं। जो सरपंच जी थे वो प्रीत की जो ससुराल वगैरह थे, प्रीत की पिताजी के साथ मिलकर उनको समझा रही थी कि थोड़ी देर इंतज़ार कर लो, छोरी की तबीयत ठीक नहीं। और सरपंच जी की बोलने का मतलब पत्थर की लकीर है। प्रीत की होने वाले ससुराल वाले कुछ नहीं कर सकते, वो बस इंतज़ार कर रहे थे। प्रीत की होने वाला हस्बैंड जो था वो लड़का भी मंडप में बैठा हुआ था प्रीत के इंतज़ार में। देखते देखते लगभग 1 घंटे बीत चुके थे। 1 घंटे के बाद एकदम से प्रीत की वो उंगली थोड़ी सी हिली। जैसी हिली, स्वीटी उस साइड पे खड़ी थी सांझ के साथ। स्वीटी एकदम से बोलती कि दीदी देखो ना, वो प्रीत जी की उंगली हिले है, शायद होश में आ रही है। जैसी ये बात होती तो एक अलग सी तहल चहल मच जाती है कि हाँ हाँ दुल्हन को होश आ गई है, अब दुल्हन शादी कर सकते हैं। तो सांझ बोलती कि चुप करो सारे के सारे, ठीक से होश में आए नहीं कि सूली चढ़ाने के लिए तैयार हो गए हो। अरे छोरी को उठने दो, खाने दो, तंदुरुस्त होने दो, फिर जाके उठा के दे आना मंडप में। ऐसे तो आपके बस में हो तो धकेल दो सीधा यहाँ से, थोड़ा सा सब्र रखो, उठने तो दो इसको। और वो एकदम से बोलती है कि ये छोरी आंखें खोल। तभी प्रीत अपनी छोटी छोटी आँखों को थोड़ी थोड़ी ओपन करने की कोशिश करती है और वो आंखें खोल के ही वो सीधा देखती है सांझ को। फिर वो इधर उधर देखती है, अपनी माँ को ढूंढ रही थी शायद। वो एकदम से बोलती कि माँ, माँ कहाँ हो आप? तभी उसकी माँ एकदम से जाती है, उसकी सर को सहलाने लगती है और बोलती कि बेटा तू ठीक है ना, कुछ ना हुई ना तुझे, तू 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 ठीक है ना? तभी वो बोलती कि माँ मुझे कुछ नहीं हुई है, पिताजी से एक बार। तभी सबके सामने वो बात को प्रॉपर आने नहीं देती है प्रीत की माँ। बोलती कि चुप चुप कर, सब 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 ठीक है, तू भी ठीक है, कोई बात नहीं, बात हो तो कुछ, कोई कोई खाना लेके आओ। वो पूरी चीज़ को पलट देते हैं, प्रीत के लिए खाना लाए जाते हैं। हालांकि वो खाने की मन नहीं थी उसकी, वो बार बार मना कर रही थी कि नहीं खानी है, नहीं खानी है, पर जैसे तैसे प्रीत की माँ ने उसे खाना खिला ही दी थी। थोड़ी देर तक वो रहती है। अब प्रीत के पास कोई चारा थी ही नहीं। अब ना चाहते हुए भी उसे फिर से उस मंडप की ओर आगे बढ़नी पड़ेगी। और वही होती है, वो एकदम से अपनी पैरों पे खड़ी होती है क्योंकि बार बार उसकी माँ बोल रही थी। अब तो वृंदा भी आ चुकी थी पूरी सुहागन के अवतार में। प्रीत जैसे देखती हो मुस्कुराती है तो वृंदा बोलती कि तू ठीक है ना? प्रीत बोलती कि अभी तक तो ठीक ही हूँ दी। तभी बाहर से एकदम से चिल्लाने की आवाज़ आती है कि कब तक हम इंतज़ार करें, मुहूर्त कब की निकल चुके हैं, क्या ये बारात लेके हम यहीं पे खड़ी रहे? अरे कुछ करो। तो वहाँ पे थोड़ी बहुत बात वगैरह होते हैं और प्रीत को ले जाने की प्रॉपर तरह तैयारी होती है फिर से मंडप की ओर। लेकिन अचानक प्रीत बोलती कि वो मुझे तो थोड़ी देर के लिए वॉशरूम जानी है। जैसे ये बोलती है तो प्रीत की माँ बोलती है हाँ ठीक है, पहले तुम टॉयलेट से होके आ जाओ। ये बोलती है तो प्रीत के साथ वृंदा जा रही थी। प्रीत एकदम से अपनी माँ की ओर देखती है और एकदम से जाके वो हक करती है। उसकी माँ को समझ नहीं आती कि अचानक क्या हो गई है। देखिए क्या हो गई है? ठीक है कुछ नहीं माँ। वो जाती है अपनी बहन के साथ यानी वृंदा के साथ, ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। प्रीत की जो कमरा है उसी कमरे में लिए जाते हैं। वॉशरूम से आती है, वृंदा तब तक इंतज़ार करती है। जैसे ही आती है प्रीत, वो वृंदा की ओर दिखता है और वृंदा को एकदम से कस के गले लगा लेती है और बोलती कि दी कुछ सोचो ना, मुझे ये शादी नहीं करनी है, प्लीज़ ना करनी मुझे ये शादी, पिताजी से बात कर लो ना। बोलती कि अब कुछ ना हो सकती, बारात घर पे है, हम कैसे मना कर सकते, तू बोल। तभी प्रीत बोलती कि आपकी तो हो गई ना शादी, आप चाहकर भी ये चीज़ें जुटला नहीं सकती, दी आप कुछ करो ना, मुझे ये शादी नहीं करनी। तभी वृंदा बोलती कि पागल मत बन, इस सिचुएशन में कुछ ना कर सकती, तुझे पता भी है कौन सी सिचुएशन में हम, इस हालत में कुछ नहीं हो सकती, बारात घर पे है, मंडप में तेरा दूल्हा इंतज़ार कर रहा है, कैसे क्या होगी, तू चल मेरे साथ। तभी प्रीत अपनी दी से हाथ छोड़ लेती है, बोलती कि हाँ चल रही हूँ, चल रही हूँ, ये बोलती है। और पता नहीं क्या होती कि अचानक से पूरी घर की बिजली चली जाती है एकदम से।
वृंदा अकेली थी, वो एकदम से बोलती कि ये अचानक लाइट कैसे चली गई, कहाँ है तू, प्रीत कहाँ है। लेकिन प्रीत की कोई आवाज़ नहीं आती है, बस कुछ चूड़ियों के खनकने की आवाज़ और पायल की वो छनछनाट सी आवाज़, कुछ अलग सी आहट मिल रही थी वृंदा को। वृंदा को समझ नहीं आ रही थी, वो बार बार प्रीत की नाम पुकार रही थी कि प्रीत कहाँ हो तू, प्रीत सुनाई दे रही है, लेकिन कुछ भी सुनाई नहीं देती। थोड़ी देर में सारी रूम ऐसे लगती है कि सन्नाटे में बदल गई है। एकदम से नीचे से कुछ लोग आते हैं, फ़ोन की वो जो टॉर्च लाइट होती है वो ऑन करके, क्योंकि वृंदा बार बार प्रीत को आवाज़ दे रही थी कि प्रीत कहाँ है तू, मुझे कुछ दिखाई ना दे रही है। और कुछ लोग कैंडल भी लेके आते हैं, और जैसे ही ये लोग ऊपर की ओर आते हैं कि देखते हैं वृंदा तो है पर प्रीत है ही नहीं। लगभग ये सारी चीज़ होते होते 5 मिनट बीत चुके थे, और 5 मिनट बाद एकदम से पावर जो चली गई थी वो वापस आते हैं, और जैसे ही वापस आते हैं सब शॉक होते हैं क्योंकि उस कमरे में केवल वृंदा थी खड़ी। तो सब लोग पूछते कि प्रीत कहाँ है, तो प्रीत तो यहीं पे थी। लेकिन सब और ज़्यादा शॉक हो जाते हैं जब वो बेड के साइड पे देखते हैं। बेड के साइड पे प्रीत की पूरी ज्वेलरी, चूड़ी से लेकर गले की हार, यहाँ तक के पायल तक उसने उतार दी थी, और सारे के सारे ज्वेलरी वो बेड पे छोड़ दी गई थी। ये सब देख के सब शॉक्ड हो जाते और सब इधर उधर ढूंढने लगते, कोई वॉशरूम, कोई बैल्कनी। लेकिन जैसे ही बैल्कनी साइड पे जाती है, वही फॉर्मूला, साड़ियों की गेट। प्रीत भाग चुकी थी अपनी ही शादी से। वृंदा अपने सर पे ही हाथ मारती है और बोलती कि लो, जिसका डर थी वही हो गई। और प्रीत की माँ, शायद वो पता थी कि नहीं, पर उनके कोई रिएक्शन थे नहीं। एकदम से पूरे घर में फिर से चहल मच उठती है। नीचे से सांझ को ये सारी आवाज़ जैसे आती है, वो और स्वीटी ऊपर की ओर भागती है, और जैसी भागती ये सारी चीज़ देख के इनको भी पूरे मांझले समझ आ जाते हैं कि दुल्हन ही भाग चुकी है अपनी ही शादी से। स्वीटी बोलती ये तो अनर्थी हो गए, ताऊ जी को पता चले ना तो प्रीत को वो तो गोली मार देंगे। इस बात से बड़ी चिढ़ मचती है सांझ को, और बोलती तू अपनी ताऊ जी की ये तरफदारी करना कब बंद करेगी, बोल क्या कर लेगी तेरी ताऊ। हाँ, ताऊ जी कर क्या लेंगे ये बता। उस छोरी को शादी करनी नहीं थी तो शायद भाग गई, तो अच्छी की ना, अपनी ज़िंदगी आज़ाद कर दी गई। तभी वहाँ पे आप सारे सिचुएशन बहुत अलग हो जाते हैं। नीचे से जो मंडप के एरिया से बार बार बोले जा रहे कि कन्या को बुलाइए, कहाँ रह गई है कन्या। लेकिन कन्या कहाँ से आएगी, कन्या तो भाग चुके थे। और कुछ लड़के भागते हुए हवेली की नीचे आते और इधर उधर देखने लगते। उन लोगों की रफ्तार से पता चलती है कि कुछ तो हो गया है। सरपंच जी को ठीक नहीं लगते तो पूछने लगते कि क्या हो गया है। जैसे ही पता चलते हैं कि लड़की तो भाग गए, भाई साहब सरपंच जी की होश उड़ गया। वो अपनी गुस्से अवतार में आ चुके हैं, अपनी मुट्ठी को कंचते हुए, और वो अपने सारे लोगों को ये बोल देते हैं क्योंकि प्रीत के पिताजी उनके दोस्त थे, तो उनकी बेटी मतलब उनकी बेटी, हिसाब उस तरह की ही सोच थे। और वो अपनी लोगों को चारों ओर बोलते हैं कि फैल जाओ, ढूंढो उस चोरी को, कहाँ गई, ज़्यादा दूर ना जा सकती है तो आसपास ही, एक एक चप्पा चप्पा ढूंढो, उस छोरी को जिंदा पकड़ के लाओ, पता तो चले कि भागी तो भागी क्यों। वैसे ही होती है। सरपंच जी की आदेश के अनुसार पूरे लोग इधर उधर फैल जाते। और तो भाई साहब प्रीत के जो होने वाले ससुराल के लोग थे, इन लोग तो पूरे बरस पड़ते हैं प्रीत के पिताजी की ओर कि कैसे बेटी पैदा करे आपने। हाँ, ये शादी ज़बरदस्ती हो रहे थे क्या। अरे इस टाइम पे आपकी बेटी भाग गई, आपको तो चुल्लू भर पानी में डूब मर चाहिए। ये वो बहुत सारे बात वगैरह कर रहे थे। एक वक्त ऐसा आता है कि सरपंच जी गुस्से में आ जाते हैं और बोलते ये छोरा अपना मुंह को लबान दे, क्या बोल रहा है,
सोच समझ के बोला कर। तभी वो लड़का बोलती कि तो और क्या सोच समझ के बोला करे सरपंच जी, सब कुछ आपके सामने ही तो है, अब आप ही न्याय दिलाओ हमें। हमारा क्या गलती है? अगर लड़की को ज़बरदस्ती शादी करे जा रही थी तो पहले बोल देते। हमारा ना मान रहा ना सम्मान। सरपंच जी इस बात में कुछ बोल नहीं सकते थे, आखिर क्या ही बोलेंगे। प्रीत की पिताजी की सर शर्मिंदा से झुक जाती है और वो अपनी पगड़ी को उतार के उस लड़के के पिता के आगे रखते हैं। तो पिता, उस लड़के के पिता बोलते कि भाई साहब इस ये चीज़ करने से अब क्या होगा? हमारा जो बिगाड़ चुका है वो तो बिगड़ गया, अब क्या कर सकते हैं, लेकिन ये उम्मीद तो ना थे आपसे। चलो बाराती सब लोग यहाँ से चलते हैं। ये लोग करते एक एक करके अब बारात जाने लगते हैं, लेकिन सरपंच जी एकदम से बोलते कि कोई किसी को यहाँ से जाने की कोई ज़रूरत ना से, छोरी को अगले 1 घंटे में यही पिलाए जाएंगे, सब लोग रुको और इंतज़ार करो। सरपंच जी वहाँ से चुप से चले जाते हैं, लेकिन हाँ वो अपने छोटे भाई को ये बोल देते हैं कि अपनी बेटी की जो यश की शादी हुई थी ये लोग अपने घर जाए, बहू की स्वागत करे जाए, जो घर प्रवेश होते हैं वो ठीक से करे जाए, और वो छोरी को वापस ला के ही घर वापस जाएंगे। ये आदेश देके वो अपनी लोगों के साथ पूरी जगह में फैल जाते हैं, गांव के बीच। दूसरी ओर सांझ वहाँ पे ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकती थी। अगर पूरे परिवार यहाँ से निकल रहे हैं तो मतलब ये है कि उसे भी यहाँ से जानी होगी। वैसी ही होती है यश के बारात अपनी दुल्हन लेके अपनी घर की ओर आखिर बढ़ती है। पूरी रास्ते में सांझ इतनी चुप थी कि पता नहीं एक वर्ड भी वो नहीं बोल रही थी, और साथ में बैठी जो स्वीटी थी वो बस बोली जा रही थी ऐसे कैसे। उनको देख के तो लगती नहीं है कि वो इस टाइप की है, क्या बोलती होगी, लेकिन सांझ कोई भी रिएक्शन देती नहीं। पता नहीं सांझ क्या कड़ी से क्या कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रही थी। देखते देखते ये लोग घर पहुंचते हैं, और जैसे घर पहुंचते हवेली पे जश्न मनाए वह तो पहले से ही थे, अब बहू की स्वागत बड़ी धूमधाम से होता है। वृंदा की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। विदाई के वक्त भी उसके माँ की आंखों में आंसू थे। वो ये बोल रहे थे कि अगर वो पकड़ी भी गई तो पता नहीं उसके साथ क्या होगी, और गई तो गई क्यों। वृंदा के पास अपनी माँ को हौसला देने के लिए कोई चीज़ थी नहीं। वो बस बोलती है कि अपना ध्यान रखना, और अगर वो मिल जाए तो उसका भी। ये बोलते हुए वृंदा वहाँ से बिंदा की विदाई हो जाती है। जैसे ही यश घर पहुँचते अपनी वाइफ को लेके, तो तब जाके पुष्पा जी प्रॉपर वे में धूमधाम से अपनी बहू की स्वागत करती है, घर प्रवेश जिसे बोलते हैं। लेकिन पुष्पा जी की नज़र जैसी सांझ की ओर जाती है, सांझ की फेस में पता नहीं एक अलग सी वो होता है ना, मायूसीपन छाई हुई थी, एक अलग सी छाया। पता नहीं वो खुश नहीं थी या पता नहीं क्या थी, उसके फेस से समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या हो गई है। बहू का स्वागत तो करे जाते हैं, यश की दादी जी भी आरती वगैरह करते हैं। पुष्पा जी सांझ के हाथ पकड़ती है, बोलती है क्या हो गई है तुझे, लेकिन सांझ कुछ नहीं बोलती, वो एकदम से अपने कमरे की ओर चली जाती है। स्वीटी बोलती कि वो ताई जी तो पूरी चीज़ बताती है। पुष्पा जी भी शॉक्ड कि अरे उस लड़की का क्या होगी अब। स्वीटी बोलती है पता नहीं ताई जी, ताऊ जी तो अपने अपने लोगों के साथ वो प्रीत जी को ढूंढ रहे हैं, कि अब भगवान ही जाने उस छोरी का क्या होगी। ऐसे बोलते हैं वृंदा को अच्छे से घर में एंट्री करे जाते हैं। फिर वहाँ पे कुछ रस्म वगैरह होते हैं वो सारी करी जाती है, और यश वो अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा था। लगभग 1.5-2 घंटे हो जाते। इन 1.5-2 घंटे में प्रीत का कोई अता पता थी ही नहीं। कहाँ थी प्रीत किसी को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। 2 घंटे बाद एकदम से सांझ जो वो लहंगा पहनी थी वो चेंज कर चुकी थी, अपनी नॉर्मल ड्रेस में जो नॉर्मल सूट होते हैं वो पहनती है और एकदम से आती है और यश को ढूंढने लगती है। उसके हाथ में उसकी पर्स और फ़ोन थी, वो बार बार इधर उधर देख रही थी, यश को ढूंढ रही थी। वो पूछती है स्वीटी से, जो वृंदा से बात करने की कोशिश कर रही थी उसकी माइंड को डाइवर्ट करने की, क्योंकि वृंदा भी बेहद परेशान थी अपनी बहन प्रीत के लिए। तो स्वीटी देखती है कि सांझ बुला रही तो उठ के जाती है, बोलती है हाँ दी
बोली यश कहाँ है? वो तो हवेली की बाहर है साइड में, वो अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे हैं शायद। अच्छा ठीक है, तो एक काम कर, वृंदा भाभी का ध्यान रख, उनकी माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश कर, बेचारी के ऊपर बहुत सारी चीज़ें गई है। बोली हाँ हाँ वो वही कर रहा है। बोली हाँ। तभी वो जा रही थी कि पुष्पा जी आवाज़ लगाती कि कहाँ जा रही है। सांझ आती है और एकदम से अपनी माँ को हक करते हैं, बोलती कि कहीं नहीं बस आ रही हूँ, और हाँ ये सब काम वगैरह थोड़ा कम कर लो, खुद को इतना मत थकाओ, अब तो बहू भी आ गई है। तो एकदम से जो पुष्पा जी बोलती कि क्या मतलब, एक दिन में उसको काम पे लगा दूँ क्या? क्या बोल रही है तू पागल, वो भी किसी के घर की बेटी है। तो बोलती हे भगवान, सारे अच्छे लोग मेरे नसीब में ही है। देखिए अब बोलेगी कहाँ जा रही है, बोलती कि कहीं नहीं बस आ रही हूँ, अब अपना काम वगैरह करो। ये बोलते हुए वो चली जाती है और वो हवेली की बाहर होती है तो देखती है वाकई में यश अपने 2-3 दोस्तों से ऐसे ही नॉर्मली बात वगैरह कर रहे थे। तो वो जाती है और एकदम से यश को साइड में बुलाती है, बोलती कि यश तू ज़रा इधर आ। यश एकदम से जाता है, बोलती कि हाँ सांझ बोल, तेरा बाइक का चाबी दे। यश थोड़ा सा शौक होता है कि अभी इस वक्त रात के 9 बज चुके हैं, अभी सांझ को बाइक की क्या ज़रूरत पड़ गई है। ये बाइक की क्या ज़रूरत है, तू बाइक की चाबी दे, इतना सवाल मत कर, शादी तो हो गया है, कुछ देर में तेरी एक और नई पड़ाव शुरू होने जा रही। तो एकदम से यश बोलती कि क्या तो तू भी कुछ भी बोल रही है, ठीक कुछ भी बोल रही है, ठीक से तो बोल, शर्म के मारे तेरे मुंह से वर्ड भी ठीक से नहीं आ रहे हैं। तो वो एकदम से यार बोलती कि ले ले तू मुझे मत छेड़। तो वो जल्दी से वो बाइक की कीज देती है। जो सांस थी वो स्माइल पास करते हुए वो उनके वहाँ पे गैरेज थे, वो गैरेज पे जाती है, यश की बाइक निकालती है और वो चला के हेलमेट पहन के चली जाती है। यश इन सारी चीज़ों में ध्यान देता ही नहीं कि सांझ कहाँ जा रही है आखिर। सांझ बस अपनी बाइक की स्पीड को बढ़ा के कहीं चल रही थी, बस अंधेरे के बीच अंधेरे को चीरते हुए बस वो चल रही थी। वो मेन रोड से नहीं जा रही थी, पता नहीं शायद उसे गांव की हर एक छोटी छोटी रास्ते को पता थी और अभी वो रास्ता बहुत अच्छे से याद थी उसे। तो पता नहीं कौन सी छोटी सी रास्ता गली के बीच में लेती हुई वो चल रही थी। लगभग 15 मिनट वो ड्राइव करती है बाइक और एकदम से वो एक स्टेशन में पहुंचती है जो कि थे ट्रेन स्टेशन। और जैसे ही पहुंचती है वो मेन स्टेशन में नहीं जाती, थोड़ी और आगे जाती है और आगे में एक छोटा सा एरिया होती है जहाँ पे शायद कोई अगर ट्रेन की वो चेन खींचते हो तो वहाँ पे एक मोड़ होती है, वो वहाँ साइड पे खड़ी होती है, पता नहीं क्यों। और उस साइड पे वो खड़ी होके बाइक को एक साइड में रखती है और उस एरिया को बड़ी गौर से देखती है। उस एरिया की ठीक दूसरे साइड पे प्रीत एक बड़ी सी दुपट्टा अपनी ओर ओढ़ी हुई, फेस को पूरी तरह से कवर करती हुई एक लड़के के साथ बैठी थी। सांझ को पता नहीं क्या चीज़ सूझी थी कि वो भी दूसरी साइड पे आती है और एकदम से दूर से दिखती है कोई 2 शख्स बैठे हुए थे और बार बार घड़ी की ओर देख रहे थे। सांझ को समझ आ जाती है कि ये कोई और नहीं, जो वो सोची है ये वही है, ये प्रीति है। वो एकदम से आती है, उसने गॉगल्स पहनी थी तो वो गॉगल्स को बड़ी एटीट्यूड के साथ उतार के अपने हाथ में लेती है और बोलती कि क्या रे छोरी, तुझे तो बहुत शरीफ समझी थी मैंने, पर तूने तो एन मौके पे चौका मार दी। बढ़िया है, फेस से देख के लगती नहीं है कि तू इतनी हिम्मत वाली है। जैसी ही सांझ को प्रीत देखती है वो डर के मारे खड़ी हो जाती है, बोलती कि हाँ आप यहाँ पे क्या कर रही हो, वो किसी ने देख लिया ना। तो वो लड़का भी डर जाता है, वो एकदम से डर के मारे पीछे होने लगता है। तभी एकदम से जो सांझ है बोलती है अरे बेटा कहाँ जा रही हो, अरे मैं तुम्हें मार थोड़ी ना रही हूँ, आराम से खड़े हो जाओ ना। तो प्रीत जी ज़रा बोलने की कोशिश करेंगे आपकी, कहाँ जा रहे हैं आप? प्रीत की हालत तो सांझ को देख के ही ख़राब हो जाती है। वो देखिए मुझे ये शादी ना करनी, प्लीज़ प्लीज़ आप मुझे मत बोलना कि मैं चलूँ। और
मैं आपसे आगे हाथ जोड़ती हूँ, कहो तो मैं पैर पकड़ लेती हूँ, मुझे वापस घर मत लेके जाना और ना तो किसी को बताना, मुझे ये शादी करनी ना से। मैं तो कब से माँ को बोल रही थी कि पिताजी को समझाए, मैं खुद पिताजी से बात करी पर वो लोग समझ ही नहीं रहे। मुझे आगे पढ़ाई करनी है, मुझे डॉक्टर बननी है, पर ये लोग सुनते ही नहीं, ये लोग ज़बरदस्ती मेरी शादी करा रहे थे। प्लीज़ आप आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। तो एकदम से सांझ बोली कि तू ठंड रख, ये ले पानी। वो एकदम से बॉटल देती है और बोलती ये पानी पी ले, पहले गला साफ कर ले, एक तो तुझसे बोली ना जा रही है। तो वो देती है और जो प्रीत है वो ढक्कन तक ओपन नहीं कर रही थी, पा रही थी, पूरी हाथ काँप रही थी। तो मदद करती है सांझ, बोलती है ढक्कन भी ठीक से ना खोल पा रही है तू, तो खोल देती है। और प्रीत बड़ी डर डर के पानी पी रही थी। तभी उस लड़के के पास एक फ़ोन आ जाता है और थोड़ी सी साइड में चला जाता है और वो लड़का किसी से बात कर रहा था कि यार कुछ और ही हो गया है, मैं तो कुछ और सोचा था, कुछ और ही हो गया है यहाँ पे। ये छोरी आई तो सही, अपने साथ कुछ ना लाई, अरे गहने वगैरह सब छोड़ के आया बे, अब क्या करूँ इसका मैं। पता नहीं कुछ आगे से कुछ लड़का कुछ बोलता है तो वो लड़का बोलता कि चल क्या करता है, एक हाथ भले ही खाली हो जाए, दूसरा हाथ तो भरेगा ही, खैर कोई ना, ये नुकसान को भी बर्दाश्त कर लेंगे, बस सब कुछ प्लान के हिसाब से हो जाए। वो बात करते हुए फ़ोन कट कर देता है और वो फिर से आता है और उसी दौरान जो सांझ है वो प्रीत से बात कर रही थी कि क्या है, कहाँ जा रही से। तो बोलती है कि उसे अहमदाबाद जानी है क्योंकि ये लड़का उसके दोस्त है, उसके साथ पढ़ता है और इस लड़के का जो बड़ा भाई है वो अहमदाबाद में रहता है, इसका भाभी है वहाँ पे, इसका भाभी एक टीचर है। तो ये अपने ही घर में प्रीत को भेजने की कोशिश कर रहा है। प्रीत वहाँ पे जाएगी, वहाँ के उस पे कॉलेज पे एडमिशन लेगी और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएगी, ऐसा कुछ प्रीत सांझ को समझा रही थी। पर पता नहीं सांझ को बड़ी अजीब सी लग रही थी, पता नहीं सांझ को उस लड़के से अच्छे वाइब्स नहीं आ रहे थे, बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे। और वो जिस तरह से लड़के को देख रही थी, वो लड़का है बस अपनी आंखों को झुका रहे थे और बार बार उसके फ़ोन में कॉल आ रहे थे, बार बार वो लड़का पता नहीं सांझ से नज़रें नहीं मिला पा रहा था। और उस लड़के को भी पता था कि ये सांझ किसकी बेटी है, उसकी तो फटी पर जाता है, लेकिन वो डर रहा था सांझ से आंखें मिलाने में। सांझ को अजीब लगती और देख रही थी कि ये लड़का कुछ तो गड़बड़ है, बार बार फ़ोन कट ही कर जा रहा है, कट कर रहा है। लगभग 10 से 15 बार ये लड़का फ़ोन कट कर चुका था। प्रीत बोलती कि ये लोग ट्रेन के लिए इंतज़ार करती है, ट्रेन जो है वो सीधा अहमदाबाद जाएगी, पर इसी बात पे फिर वो उसे खटक सी चीज़ महसूस होती है कि कुछ तो गड़बड़ है। अगली वाली जो ट्रेन है वो मतलब ट्रेन थी जो आने वाली है, वो अपनी घड़ी की ओर देखती है और उसे समझ आ देती है कि ये जो अगले वाले ट्रेन है उसमें अहमदाबाद की कोई नाम निशान तक नहीं है, वो ट्रेन तो कहीं और जाएगी। पता नहीं उसे ट्रेन की शेड्यूल पता थी क्योंकि वो ट्रेन से ही आई थी और क्योंकि शाम को जब आई थी इस एरिया में तो उसे पता थी कि कौन सी ट्रेन कब कहाँ जाती है, पूरा का पूरा शेड्यूल ही सांझ को पता थी। तो उसे और ज़्यादा कुछ गड़बड़ी महसूस होती है और बार बार उस लड़के का नज़रें फेरना और कॉल काटना उसकी चीज़ों को और स्ट्रॉन्ग करे जा रहे थे। एकदम से क्या करती है सांझ, उस लड़के के सामने चली जाती है और बोलती कि छोरा तेरा नाम क्या है। वो लड़का एकदम से घबरा जाता है, जिस तरह से सांझ सामने जाके खड़ी हो गई। वो लड़का बोल नहीं पा रहा था, उसका लब काँप रहा था, हाथ काँप रहे थे। सांझ बोलती कि नाम पूछा है, कौन सा मैंने तेरे सर पे गन पॉइंट करा है, नाम बता क्या नाम है। तो लड़का एकदम से डरते डरते बोलते कि विक्रम नाम है मेरा, विक्रम नाम है मेरा। ट्रेन की टिकट बुक करी हो क्या? नहीं, बस वो दूसरे स्टेशन से मेरा एक दोस्त है, उसने कहा है कि बस हरे होंगे तो उसने टिकट बुक करके रखा है, टिकट उसके पास है, मैं बस यहाँ से प्रीत को उठा दूँगा। अच्छा तो तू ना जाने वाला है?
वो लड़का एकदम सोचती कि नहीं नहीं, मैं कैसे जा सकता हूँ, मैं तो यहाँ पे मेरा पढ़ाई वगैरह सब कुछ है, बस प्रीत ही जाएगा। देखा, अच्छा प्रीत ही जाएगा। तभी तुरंत उसके फ़ोन में फिर से कॉल आता है और फिर से वो लड़का काटने जाएगा कि तभी फटाक से सांझ वो फ़ोन खींच लेता है। पता नहीं कैसे कर लेती है, पर कर लेती है। वो लड़का बस देखते रहते कि अचानक ये फ़ोन कैसे ले लिए। सांझ एकदम से फ़ोन रिसीव करके फ़ोन लाउड स्पीकर पे देते हैं तो आगे से कर्कश आवाज़ में एक आदमी की आवाज़ आते हैं। लगभग 40 के ऊपर होंगे शायद उस आदमी की एज। और वो एकदम से सीधा बोल देगी, विक्रम, जो डील हुआ था लड़की को लेके कहा था क्या, देखो कंफर्मेशन दे दो, पैसे तुम्हारे अकाउंट में पहुंच जाएंगे। और कोई भी शातिरदारी करने की कोशिश करी ना तुमने तो अगले दिन सीधे तुम्हारी मौत। याद रखना, इतने पैसे ले रहे हो एक लड़की के लिए, वो तो लड़की पसंद आ गया है, वरना ना। सांझ ये बात सुनते ही उसकी तो दिमाग की पारा हाई हो जाती। वो उस एक हाथ पे उसकी फ़ोन थी जो लाउड स्पीकर पे, जो दूसरी तरफ से वो आदमी बात कर रहा था, शायद कोई डीलर था, और वो दी घुमा के मारती उस लड़के के कान पे जाके लगते, और वो लड़का सीधा साइड पे गिरा। इतना कमज़ोर था कि सांझ की थप्पड़ को तक बर्दाश्त नहीं कर पाया। और जैसे ही गिरा उसके दूसरे गाल पे कट लग चुका था। प्रीत साइड में खड़ी थी, वो देखते हुए भागते आती है और बोलती कि क्या कर रही हो आप, ये इसको क्यों मारी, ये मेरी दोस्त है। तभी बोलती कि तेरी दिमाग सटक गई है छोरी, दुनिया में दोस्त की कमी पड़ गई, ये छोड़ा तेरी दोस्त है। तभी फ़ोन के दूसरे साइड से वो आदमी फिर से बोलता है, विक्रम, ये क्या चल रहा है, कहाँ हो तुम, ये आवाज़ कैसा है वहाँ का। मैंने कहा जो लड़की की डील हुआ था वो लड़की कहा है कंफर्मेशन कर दो, अकाउंट अभी के अभी तुम्हारे अकाउंट में पहुँच जाएगा। बस लड़की हमें पसंद है, और एक बार लड़की अगर हमारे हाथ में आ जाए ना तो भूल जाना कि तुम इस लड़की को जानते हो। और अगर इस लड़की के कारण कोई भी अदर्स की चीज़ें आई हम पे तो सोच लेना, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, पता है ना हमारे बारे में। जैसी ही प्रीत ये सारी बातें सुनती है उसकी शरीर मानो जैसे कि जम सी जाती है। वो घूरते हुए विक्रम की ओर एकटक देखती रहती है। विक्रम की हालत इतनी बदतर था कि उठ के खड़ा ना हो पा रहा था। सांझ वो फ़ोन प्रीत के हाथ में दे दी थी और उस लड़के के कॉलर पकड़ के उसको खड़ा कर देता और बोलती कि तू लड़की को बेचने जा रहा था तेरी, तो वो एकदम से उसको मारने लगती है। और सांझ की कलाइयाँ बहुत अच्छी थी, बोल सकती हो, एक एक मुक्के उस लड़की की हुलिया बदल दे रहे थे। और वो लड़का गिड़गिड़ा रहा था कि छोड़ो छोड़ो, हम मैंने ना किया कुछ, वो मेरा दोस्त ने। तभी बोलती कि दोस्त तो तू है, कोई और दोस्त कैसे, प्रीति है तेरी दोस्त है ना। तो बोलती कि हाँ हाँ यही तो मेरा दोस्त है। तो बोलती कि देखा, दोस्त तो तू है, शातिर बनने की कोशिश कर रहा है तो। और सांझ उसको मारते रहते। और तभी गाड़ियों की काफिला उस एरिया के इर्द गिर्द एकदम से आ चुके थे, और साइड में से एक ऐसे होता है ना, दहाड़ने की आवाज़ आती है कि बस करो ये सब, क्या हो रहा है ये सब। और तभी सांझ की नज़र दूसरे साइड पे जाती है तो वहाँ पे सांझ के पिताजी थे, अपनी बंदूक को तांगे हुए। केवल सांझ के पिताजी नहीं, उनके जो और भी बहुत सारे आदमी लोग वगैरह थे वो सब थे, बहुत सारे लोग थे। हाँ, केवल प्रीत के पिताजी नहीं थे। यहाँ तक सांझ के जो चाचा जी है वो भी थे। वो लोग बड़ी शौक हो जाते कि यहाँ पे हो क्या रहा है, और ख़ास करके प्रीत को देख के तो सब शौक। बंदूक को तांगे हुए सरपंच जी बोलते कि अच्छा तो ये तुम्हारे किए करा है। मुझे पहले से पता था, मुझे पहले से पता था कि तुम बदलने वालों में से नहीं हो। तुम इतने साल बाद इस गांव में पैर रखी हो तो कुछ ना कुछ ज़रूर करोगे। और वही हुआ, मेरा शक बिल्कुल सही था। सांझ अपनी पिता तो मानती नहीं है, सरपंच जी की ओर बस एकटक देखती रहती है। सरपंच जी बंदूक सीधा सांझ की सीने की ओर तांग के रखी थी। प्रीत सांझ की पीछे छुप जाती है।
मनो बस सामने आ जाएगी, शायद उसे खींच के ले जाएगी, इस चीज़ से वो डर रही थी। और जो विक्रम था उसकी हालत तो बदतर था। वो साइड में घुटनों पर आके बैठ चुका था, उठने की क्षमता उसमें ना था। नाक से खून बह रहे थे, गाल उसका कट चुके थे और सुहा का माहौल अलग ही थे। चारों ओर सरपंच जी के लोग घेर चुके थे और तभी सरपंच जी बोलती, बहुत हो गया तुम्हारा मनमानी और बहुत सह लिया मैं, चीज़ें सर के ऊपर से चले गए आप। बस अब तक ना तुम्हारा सारा तमाशा देखता आया हूँ, अब और ना। इस छोरी को उठाओ और इसके घर पे फेंक के आओ, और तुम्हारा फैसला तो तुम्हारी माँ के सामने किए जाएंगे। ये सब बातों से सांझ को बहुत हंसी आ रही थी। पता नहीं क्यों वो एकदम से अपनी मुंह में हाथ रख के एकदम से ज़ोर से हंस पड़ती। ये चीज़ देख के सांझ की पिताजी को और ज़्यादा गुस्सा आता है। वो एकदम से बंदूक को सीधा निशाने करते हैं, उसकी सीने से हटाकर उसकी माथे की ओर, और एकदम से टिकट के वहाँ पे हाथ रखते हैं। और जैसे ही दबाएंगे कि सांझ के जो चाचा जी है वो एकदम से बंदूक को थोड़ा ऊपर करते हैं, तो वो सचमुच के वो गोली जो है वो चल जाते हैं। लेकिन सांझ को रत्ती भर के लिए, थोड़ी देर के लिए भी उसे डर नहीं लगी, या तक उसकी पलकें तक ना फेरी उस बंदूक की आवाज़ से, गोली की आवाज़ से। लेकिन प्रीत डर चुकी थी, वो एकदम से आंखें मूंद ली थी और एकदम से वो सांझ को पीछे से एकदम से टाइटली हक कर ली थी कि हाँ हाँ आप ठीक हो ना। सांझ बोली कि डर मत छोड़ी, मुझे कुछ ना होगी, मैं ना डरती, तू मत डर। तभी एकदम से सांझ की जो चाचा जी हो बोले कि भाई साहब कर क्या रहे हो आप, दोबारा वो गलती ना करो जो 7 साल पहले आपने करे थे। दरखास्त है आपसे, ये गलती दोबारा ना करो आप। मानो या ना मानो, छोरी आपकी है, हमारी घर की, हमारी खानदान की खून है, तो आप कृपया ये गलती दोबारा ना करो। तो ये तो छोड़ मुझे, इस लड़की समझती क्या है खुद को। सांझ बोलती कि मैं खुद को एक इंसान समझती हूँ, सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, मैं एक इंसान हूँ, एक लड़की हूँ, इससे ज़्यादा क्या समझ सकते हैं हम। डोंट वरी, मैं आपसे कोई ताल्लुक़ रखती ही नहीं है, यहाँ तक ये भी नहीं मानती कि आप मेरे पिताजी हो। आप सॉरी, मुझे शर्म आती है आपको मेरे पिता बोलने में। तो आप सरपंच ही से ही हो, और ये जो आपने हवा में गोली मारे है ना, इससे रत्ती भर भी डर नहीं है मेरी। तो फिर से बंदूक तांगने लगती, लेकिन इस बार जो प्रीत है वो आ जाते, बोलती कि हम ताऊ जी, वो क्योंकि वो भी बड़े हैं तो उनको बड़े को ताऊ जी बोला जाता है। और एकदम से बोलती कि वो ताऊ जी, इनकी गलती नहीं है, ये तो वो मेरा दोस्त ही मुझे बेचने जा रहा था, नहीं इसी के कारण हुआ है, इसमें सांची की कोई गलती है ही नहीं। भाई साहब जैसी ही बेचने की बात आई, यहाँ पे सब शॉक्ड हुए और उस लड़के को घूर के देख रहे थे। और सरपंच जी के कुछ लोग तो बिना कुछ बोले ही आके उस लड़के को दे मारते हैं, लात मारते हैं, हाथ मारते। उसकी हालत पहले से सांझ ने खराब कर दी थी, ये लोग बरस पड़ते हैं। सांझ बड़ी घूर के अपने पिता की ओर देख रहे थे। पता नहीं सांझ के पिताजी एकदम से नज़र फेर लेते। सांझ बोलती कि अरे सरपंच जी, काहे नज़र फेर रहे हो, पता है आप सबसे शर्मिंदे वाली बात क्या है, आपके बारे में बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो। आपने ठेका लेके रखे है ना दुनिया को न्याय देने वाले, पर खुद की बेटी के साथ क्यों न्याय नहीं किया। मैं 7 साल पहले की बात कर रही हूँ। आज आपने जो गलती करने जा रहे थे ना, काश वो आप कर लेते, काश वो कर लेते तो वही समा और वही जगह, वही चीज़, बिल्कुल सेम हिस्ट्री रिपीट करी है। गौर से देख लो ये जगह को, कुछ याद आए होंगे आपको। उसी जगह पे आप खड़े हो, उसी जगह पे मैं खड़ी हूँ, आपके हाथ में वही बंदूक, गोली तो चल चुके हैं सरपंच जी। बस मेरी एक सवाल है आपसे, जो पूरी गांव के हर एक चीज़ को सुनते हैं, न्याय देते हैं उनको, वो अपनी बेटी के साथ कैसे अन्याय कर लिए, कैसे कर लिए।
और शायद आज भी आपके दिमाग में यह है कि ये सारा तामझाम मेरे किए करा है, पर सच कहूँ तो आपके सोचने या ना सोचने से मुझे रत्ती भर की कोई फ़र्क ना पड़ती, सच में। और अगर मेरे बस में हो कि मैं इस लड़की को भगा के ले जाऊं तो सच में मैं लेके जाऊं, पर मुझे इस बारे में कुछ चीज़ पता ना थी। लेकिन आपको उसमें क्या, वहाँ से पता नहीं एक अजीब सी कश्मकश सी सिचुएशन हो जाती है। आज स्टोरी हम यहीं पे रखेंगे, जानेंगे अगले एपिसोड में क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू सून गाइस एंड गुड नाइट, टेक केयर ऑल।